आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में लगातार 15वें दिन 1000 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। तो पहली बार भारत में एक्टिव केसों का आंकड़ा 10 लाख हो गया है पार। कोरोना संक्रमण के मामले दुनिया में सबसे तेजी में भारत में ही फैल रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 57,894 नए मामले सामने आए। इससे पहले 11 सितंबर को 57,570 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। वही 24 घंटों में 1132 लोगों की भारत में मौत हुई है। वही देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण हो रही है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में 82,961 मरीज भारत में ठीक भी हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है ठीक होने वाले लोगों का। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 51,18,000 हो गई है। इनमें से 83,198 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या यहाँ पर 10,09,000 हो गई है और 40,25,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वही संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भारत में लगभग 4 गुना अधिक है। वही ICMR के मुताबिक 16 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल भारत में 6 करोड़ 5 लाख टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख सैंपलिंग की टेस्टिंग कल की गई थी। पॉजिटिविटी रेट भारत में 7% से कम है। कोरोना वायरस के 54% मामले 18 साल से 44 साल की उम्र के बीच के लोगों के हैं, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में 51% मौतें 60 साल से उससे अधिक उम्र के लोगों की हुई है। रात की बात यह है कि मृत्यु और एक्टिव केसों की संख्या में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.64% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी भारत में घटकर 21% हो गई है। इसी के साथ भारत में रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भी 78% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों का विभिन्न संक्रमित का यहाँ पर विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वही इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों में सबसे अधिक एक्टिव केस है। वही एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित कोरोना देश है। वही मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। मोदी सरकार ला रही है बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया कानून, आपको पहली बार मिलेगा ये अधिकार। मोदी सरकार दिवाली से पहले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नया मसौदा तैयार करने जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं के हित का ख्याल रखते हुए ये नया कानून तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 लागू किया था। ऊर्जा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 में सुझाव टिप्पणी आमंत्रित करता है। इसके उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। वही ऊर्जा मंत्रालय ने जो मसौदा तैयार किया उसमें कनेक्शन के लिए समय सीमा तय कर दी है। नया कनेक्शन लेने में उपभोक्ताओं को ज़्यादा लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 10 किलोवाट की लोड तक के लिए सिर्फ 2 दस्तावेज ही जरूरी होंगे, जिसके कारण आपको बिजली मिल जाएगी। वही कनेक्शन देने में तेजी लाने के लिए 150 किलोवाट तक के लोड के लिए कई डिमांड चार्ज इसमें नहीं रखा गया है। वही मेट्रो शहरों में नया बिजली कनेक्शन मात्र 7 दिनों में आपको मिल जाएगा। वही अन्य नगरीय पालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में आपको 30 दिन में नया बिजली कनेक्शन इस नियम के तहत मिलेगा। वही इस नए मसौदे में सभी नागरिकों को बिजली प्रदान करना और उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने पर ध्यान देना और महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके लिए इन सेवाओं के संबंध में प्रमुख सचिव की सेवाओं की यहाँ पर पहचान करना है। वही न्यूनतम सेवा स्तर और मानकों को निर्धारित करना है। उन्हें उपभोक्ताओं का अधिकार के रूप में मान्यता देना आवश्यक होगा। आपको बता दें कि मसौदा के अनुसार राज्य विद्युत नियामक आयोग प्रतिवर्ष उपभोक्ताओं के लिए आउटेज की औसत संख्या और अवधि तय करेगा। भुगतान करने के लिए नगद, चेक, डेबिट और नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन 1000 से अधिक के बिलों का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही किया जाएगा। नया मसौदा में कहा गया कि अगर किसी ग्राहक का बिल 60 दिन से देरी से आता है तो ग्राहक बिल में 2 से 5% तक इसमें छूट उसको मिलेगी। वह मसौदा में 24 घंटा टोल फ्री कॉल सेंटर और वेब आधारित मोबाइल सेवा नए कनेक्शन के लिए चालू रहेगी। इसमें उपभोक्ताओं को संयोजन और कनेक्शन की शिफ्टिंग, नाम और वेतन परिवर्तन, लोड परिवर्तन और मीटर प्रतिस्पंद आपूर्ति नहीं आदि के बारे में यहाँ पर SMS और ईमेल अलर्ट, ऑनलाइन स्थिति ट्रैकिंग जैसी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 30 सितंबर 2020 को यहाँ पर उपभोक्ताओं के सुझाव लिए जाएंगे। बीते 9 सितंबर 2020 से ही मसौदा के नियमों के बारे में मंत्रालय की वेबसाइट पर लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ताओं से मिले सुझाव के बाद ही मसौदा को अंतिम रूप में दिया जाएगा। गुजरात सरकार का फैसला, राज्य में 21 सितंबर को नहीं खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल।
कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते गुजरात में 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। राज्य शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए गुजरात सरकार ने 21 सितंबर से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान राज्य सरकार ने छात्रों के हित में यह निर्णय लिया है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 4 के तहत 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने की अनुमति दी गई। इसी के साथ भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों के लिए SOP जारी कर दिया है। इसके बावजूद भी गुजरात सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने से इनकार कर दिया है। सरकार के इस फैसले का अभिभावकों और स्कूलों ने यहाँ पर स्वागत किया है। सभी माता पिता और प्रिंसिपलों ने अहमदाबाद मिरिज से बातचीत करने में कहा कि जब कोरोना के मामले कंट्रोल नहीं किया जाता है तब तक छात्रों को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। वही गुजरात शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस महीने की शुरुआत में अनलॉक 4 की गाइडलाइन की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार ने साफ किया कि 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल 21 सितंबर से फिर से खोलने का अंतिम फैसला संबंधित राज्य सरकारों की ओर से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल SOP के अनुसार छात्र 21 सितंबर से अपने माता पिता की अनुमति से शिक्षकों को मार्गदर्शन के लिए स्कूल में जा सकते हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ साफ किया गया कि राज्यों के लिए इन SOP को 21 सितंबर से लागू करना अनिवार्य नहीं है। छात्रों का एक स्थान पर जमा होना कोरोना वायरस संक्रमण का जोखिम होता है। वही छात्रों के लिए वर्तमान स्थिति में स्कूलों में ही जाना उचित नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि स्थिति में सुधार होने पर उचित निर्णय लिया जाएगा जब तक राज्य में ऑनलाइन शिक्षा ही जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के दिए हैं आदेश। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल सरकार के निर्देश के बाद स्कूली शिक्षा विभाग ने 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी किया है। वित्त विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश था कि कोरोना संकट में किसी भी नियुक्ति के लिए वित्त विभाग की सहमति जरूरी है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से मिली जानकारी और अनुमति के बाद 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस भी यहां पर जारी की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने नियुक्तियों को लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके लिए बाकायदा 8 से अलग-अलग पॉइंट तैयार किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि शिक्षकों की पहले 3 साल की परिवीक्षा अवधि होगी। वही 14,580 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा के नतीजे 2019 में जारी हो गए थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से नियुक्तियां नहीं हो पाई थी, जिसके बाद छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा यहां पर खोल दिया था। सड़क पर उतर आए थे। छात्रों को इस बात का डर सता रहा था कि वे सरकार कोरोना का हवाला देकर उन्हें नियुक्तियों को ठंडे बस्ते में न डाल दे। वही व्यायाम और मेरिट लिस्ट में शामिल छात्रों की नियुक्तिकर्ताओं के अधिकारी द्वारा कार्य में बुलाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उन्हें जिला चिकित्सा बोर्ड पर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद छात्रों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। वही रिपोर्ट के मुताबिक नियुक्त आदेश अलग अलग जारी होंगे और नियुक्ति का आदेश अलग अलग जारी होंगे। वही विशिष्टता के निर्धारण व्यापम मेरिट लिस्ट के आधार पर किए जाएंगे। वही इस मामले में भाजपा का भी बयान सामने आया है। पार्टी ने कहा है कि यह विपक्ष और छात्रों का संघर्ष का यह परिणाम है। बिहार में आलू टमाटर बन सकता है बड़ा चुनावी मुद्दा। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की है तैयारी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में उछाल आने से आम लोगों के साथ सरकार की मुश्किलें भी इसमें बढ़ गई है। महंगाई के कारण राज्य सरकार की धड़कनें बढ़ गई है। वहीं केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाकर बढ़ते दामों को कंट्रोल में लाने की यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन आलू और टमाटर की कीमत के कारण सरकार परेशान है। सरकार को डर है कि अगर महंगाई मुद्दा बन गया तो आम लोगों को दिक्कत होगी। वही असल में विपक्षी दल आलू टमाटर के जरिए ही सरकार को घेरने की तैयारी में है। राज्य चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और विपक्ष अभी भी महंगाई का सियासी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। असल में जरूरी वस्तुओं की कीमत को नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की है। इस मंत्रालय का जिम्मा राज्य के सियासी लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। वैसे लिहाजे से विपक्षी दल यहाँ पर एलजेपी के जरिए एनडीए और राज्य सरकार को घेर रही है। वही कोरोना के कारण लोगों की स्थिति काफी खराब है और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है।
वहीं उपभोक्ता मंत्रालय के ऑफिसरों का कहना है कि प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर यहां पर रोक लगा दी है। वहीं महंगाई को रोकने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। वहीं प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार के पास बम्पर स्टॉक मौजूद है। वहीं पिछले साल केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्याज की बम्पर स्टॉक बनाया गया था। सरकार के पास करीब 1 लाख टन प्याज का बम्पर स्टॉक है, जबकि 57,000 टन पहले था पिछले साल। वही अफसरों का कहना है कि आलू टमाटर की कीमतों में इजाफे को लेकर केंद्र सरकार कदम उठा रही है। फिलहाल देश के कई शहरों में आलू का खुदरा कीमत 25 रुपये प्रति किलो है, जबकि टमाटर की कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। फिलहाल कोरोना काल के बीच में आलू और प्याज पहले ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर किए जा चुके हैं, जिसके कारण कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आलू पैदा होता है, लेकिन आलू का उत्पादन होने के बावजूद भी देश में लगातार राज्यों में आलू की कीमतों में यहाँ पर इजाफा हो रहा है। 86 लाख पेंशनरों के खाते में पहुंची 3 महीने की पेंशन, सरकार ने दी है सौगात। उत्तर प्रदेश में 86 लाख से ज़्यादा पेंशनरों के खाते में 3 महीने की पेंशन एक साथ भेजी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक इन लोगों में सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन के 86,95,027 लाभार्थी शामिल हैं। इनके खाते में यहाँ पर पेंशन की 3 महीने की किस्त यहाँ पर 1,31,01,05 रुपए की ऑनलाइन भेजी गई है। वह योगी सरकार के मुताबिक बुधवार को 49,87,054 सीनियर सिटीजन को यहाँ पर 748.06 करोड़ भेजे गए हैं, जबकि दिव्यांगजन पेंशन की यहाँ पर दिव्यांगजनों में 10,90,436 लाखों कार्मिकों को यहाँ पर पेंशन भेजी गई है, जिसमें 163 रुपये का खर्च आया है। वही आपको बता दें कि सरकार की ये रकम इन लोगों के खाते में पाने के लिए देती है। ये राज्य सरकार की योजना का हिस्सा है। योगी सरकार के मुताबिक हम पीएम का आभार जताना चाहिए कि जिसके कारण आज हर एक बैंक खाते से इसमें सीधी पेंशन पहुंच रही है। बड़ी संख्या में लाभार्थी शासन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इससे पहले भी यूपी सरकार ने इन पेंशनों को एडवांस रकम दी थी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में